आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप भी एम्स में काम करना चाहते हैं विथ बेस्ट सैलरी एंड रिस्पेक्ट, बट पता नहीं कैसे? सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम दैट इज़ नॉर्सेट, उसकी हर चीज़ लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस आता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्सेट। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, जो नॉर्सेट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्सेट होता है क्या है? नॉर्सेट इज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कि पहले क्या था कि एक बार होता था, बट अब क्या है कि वो 2 बार होता है। बहुत पहले क्या होता था कि नॉर्सेट होता ही नहीं था। जितने भी एम्स है लाइक अलग अलग एम्स हो गए, अलग अलग हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। बट अब क्या होता है कि नॉर्सेट होता है, डेट इज़ फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन है जो कि जितने भी एम्स है लाइक इंडिया में जितने भी एम्स है वो प्लस और भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। एंड जो कि अब 2 बार होता है, साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्री होता है एंड मेंस होता है, एंड जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें पेपर्स पेंसिल नहीं होती है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एमसीक्यू आता है एंड आपको क्लिक करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है हमारा एम्स दिल्ली, ठीक है ना। सो एम्स नॉर्सेट के बारे में तो पता चल गया, बट इसकी क्या क्या क्वालिफाइंग मतलब प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इसकी क्या एज होती है, क्या एज होनी चाहिए, कैसा हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। क्वालिफाइंग मतलब कि पहले प्री होगा, वो आप अपियर करोगे, उसमें अगर आप क्वालिफाई मार्क्स ले आओगे लाइक 50% फॉर यूआर कैटेगरी अगर आप लेके आते हो, इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जाम। देन आप मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेंस में बैठ सकते हो, एंड जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, मेंस में अच्छे रैंक ले आओगे, देन आपको एम्स मिल जाएगा, ठीक है ना। सो प्री में 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं फॉर 100 मार्क्स। और टाइम कितना मिलता है? टाइम 100 मिनट्स नहीं मिलता है, टाइम मिलता है 90 मिनट्स, मतलब कि 1 मिनट से भी कम मिलता है आपको पर क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, मतलब अगर आप एक एमसीक्यू सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपने एक गलती की तो आपको 1/3 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये बहुत ही लाइक कैसे आता है, सेक्शंस में आते हैं, लाइक जो स्क्रीन होती है उस पर 5 सेक्शन डिवाइड हो जाती है, एंड एक सेक्शन में हमारे 20 एमसीक्यू होता है। 20 ऐसे 5 सेक्शन होंगे। एक पहले एक सेक्शन ओपन होगा एंड लाइक विदिन 18 मिनट्स में आपको वो पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने 80 मिनट्स में वो सेक्शन कंप्लीट नहीं किया, वो खुद का खुद बंद हो जाएगा, एंड देन सेकंड सेक्शन खुल जाएगा। एंड देन सेकंड सेक्शन जो होगा वो भी फॉर 18 मिनट्स के लिए होगा, देन अगले 18 मिनट्स में फिर थर्ड सेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से 18 मिनट आपको अलग अलग सेक्शन के लिए टाइम मिलता है, एंड विद इन दैट टाइम ऑफ पीरियड में आपको वो सेक्शन कंप्लीट करने पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बाद में जाके फिर से वो सेक्शन ओपन कर सकते हो, नो, वो कंप्लीटली ओपन हो क्लोज हो जाता है, फिर वो आप ओपन नहीं कर सकते, ओके। एंड इसमें क्या है, प्री में कैसा आता है? प्री में हमारा नर्सिंग पार्ट, हमारे जो सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग पार्ट से आते हैं एमसीक्यू, और 80 एमसीक्यू जो है ना वो हमारा नर्सिंग पार्ट से आता है, एंड नॉन नर्सिंग पार्ट से हमारा 20 एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। सो 80 एमसीक्यू हमारा नर्सिंग पार्ट से आता है, नॉन नर्सिंग पार्ट से हमारा 20 एमसीक्यू आता है। नर्सिंग पार्ट बोले तो जो हम पढ़ते हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी, गायनी, सीएचएन, पीडियाट्रिक्स, तो वो सारा हमारा नर्सिंग पार्ट से 80 एमसीक्यू आ गया। एंड जो नॉन नर्सिंग पार्ट है ना, जैसे कि हमारा इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एंड वो होते हैं नर्सिंग पार्ट, वहाँ से 20 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। जब आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है ना, आपने 50% मार्क्स ले आया क्वालिफाइंग, लाइक डिफरेंट होते, लाइक यूआर कैटेगरी के अलग होते हैं, एससी एसटी के अलग होते हैं, ओबीसी के अलग होते हैं। इतने मार्क्स जब आप ले आओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, देन आप मेंस के लिए अपेयर हो सकते हो। मेंस में कितने मार्क्स के आते हैं? मेंस में 160 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि 160 क्वेश्चंस होते हैं, 160 एमसीक्यू होता है, एंड उसके एक एमसीक्यू के 1 मार्क्स होते हैं, तो मतलब टोटल मार्क्स 160 का होता है, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना मिलता है? यहाँ पे टाइम आपको 180 मिनट का मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। एंड यहाँ पे भी नेगेटिव कितना होता है? सेम 1/3। एंड यहाँ पे जो एमसीक्यू है ना वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। कितने में? 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं,
ठीक है ना। 160 MCQ जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, मतलब एक सेक्शन में 40 40 40 ऐसे, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो मेंस में जो MCQ आएगा ना उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, डेट इज लाइक सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल नॉलेज से ज़्यादा पूछते हैं। फैक्चुअल जो होते हैं, फैक्चुअल हो गए, वन लाइनर हो गए, वो बहुत ही कम होते हैं, 2 3 4 ऐसे होते हैं। बट मोस्टली कैसे होते हैं, सिनेरियो बेस्ड, आपको पूरा सिनेरियो देंगे, पूरा लाइक पेशेंट का क्या बोलते हैं सिम्टम्स वगैरह, पूरा हिस्ट्री बताएंगे, देन आपसे पूछेंगे कि क्या करना है, क्या प्रायोरिटी होगी, क्या आपको इसमें क्या लग रहा है ना। सो इस तरीके का MCQ आता है, ठीक है। सो ये हमारा मेंस हो गया। मेंस में बेसिकली आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं आपको, क्योंकि ये जो मेंस है वो रैंक डिसाइडर है। जितना अच्छा आप मेंस में अपियर होगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएंगे एंड उस तरीके का आपको एम्स मिल जाएगा, ठीक है ना। देन कमिंग टू द क्वेश्चन कि भैया समझ में आ गया कि प्री होता है, मेंस होता है, बट सिलेबस क्या होता है ना। सो सिलेबस में नर्सिंग पार्ट में क्या होता है, हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दैट इज सेम जो हम पढ़ते हैं। हमारा MSN होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हमारा सारा उसमें सिस्टम्स होते हैं, GIT, एंडो, कार्डियो, नर्वस, एवरी सिस्टम इज इंक्लूडेड इन दिस। पीडियाट्रिक्स होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, जो कि बहुत बोरिंग लगती है, बट ये भी आता है। बहुत सारे ही MCQ आते हैं, 5 6 7 MCQ कभी कभी पूछ लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन गायनिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत MCQ आते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग डेट इज साइकियाट्रिक से आते हैं। फार्मा से आता है, फार्मा जो है मोस्टली हमारा MSN के साथ कवर हो जाता है ना। उसके अलावा थोड़ा सा हमारे लिए अनाट, फिजियो, न्यूट्रिशन आते हैं, एंड नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सबसे ज़्यादा भर भर के MCQ आते हैं, यहाँ से थोड़े कम आते हैं, ठीक है ना। एंड नॉन नर्सिंग में लाइक हमारा GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और मैथ्स आते हैं, ठीक है भैया। सिलेबस का पता चल गया। तो आपने प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस में बैठ गए, मेंस आपने अच्छे रैंक लेके आ गए, आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, एंड देन आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। जो एम्स आपको चाहिए वो एम्स में, या फिर जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए लाइक RML वगैरह, तो वहाँ बन जाएंगे, ठीक है। देन आपको मिल जाएगी सैलरी, एंड सैलरी जो होती है वो मोर देन 90 होती है, मोर देन 90K प्लस होता है, 90K प्लस होता है, एंड मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट इज़ मोर, क्योंकि 8th पे कमीशन आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम करते क्या हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, हम लाइक हॉस्पिटल में करते क्या हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। कुछ लोग बहुत गंदा गंदा भी सोचते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लाइक कुछ लोग तो इतना गंदा भी सोच लेते हैं कि स्टूल साफ करना पड़ता है क्या, ये करना पड़ता है क्या, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, बहुत सारे काम है, एक गंदा सा ऐसा कुछ काम नहीं होता। सबसे पहले असिस्टिंग द डॉक्टर, लाइक कुछ भी प्रोसीजर्स हो रहा है, लाइक लंबर पंक्चर, बोन मैरो एस्पिरेशन, या फिर OT में, है ना, तो हम असिस्ट करते हैं, प्रॉपर असिस्ट करते हैं। पेशेंट केयर, होल पेशेंट केयर, लाइक फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो प्रॉपर वेंटिलेटर केयर, सक्शनिंग, गिविंग पोजीशन, बेड सो ड्रेसिंग वगैरह, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पेशेंट केयर, लाइक ABCDE एवरीथिंग, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, पूरा चीज़ मेंटेन करना होता है। एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन पेशेंट का होता है वो प्रॉपर एडमिनिस्टर करते हैं। IV, ID, सबक्यूटेनियस जो भी हो सारे प्रॉपर, लाइक जो उससे साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं कि वो साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। एडमिनिस्टर का मतलब ये नहीं जस्ट आपने दे दिया, दैट्स ऑल नॉट। सो वी हैव टू मॉनिटर ऑल्सो कि उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ तो भी हमें क्या एक्शन लेना है, कब इन्फॉर्म करना है, कब क्या करना है। सो ऑल द थिंग्स वी शुड नो। मॉनिटरिंग करनी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक वाइटल साइन, कोई भी साइड इफेक्ट हो गया और एनी कॉम्प्लिकेशन, है ना, एवरीथिंग वी हैव टू मॉनिटर। उसके अलावा हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर मेंटेन करने होते हैं। पेशेंट का बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो सारा लाइक हमारी जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर उसको मेंटेन करो, प्रॉपर उसको रिकॉर्ड करे, अच्छे से लाइक अच्छे से रखना इज आर जिम्मेदारी, ठीक है ना। सो ये सारा काम होता है। उसके अलावा जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होते रहते हो सो आपका काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी आ जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लाइक पेशेंट का जो भी मेडिसिन वगैरह हो गया, जो भी हॉस्पिटल सप्लाई हो गया, उसको लाइक इशू करवाना, उसको मंगवाना, कितना कब किसका कितना यूटिलाइजेशन होगा वो मंगवाना, है ना, प्रॉपर ये सारी चीज़ें भी होती है। उसके अलावा आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी काम कर सकते हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि आप अगर कोई आपको लगता है कि आप लेट सपोज आप कोई वार्ड में काम कर रहे हो, इस वार्ड में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि येस दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर वार्ड, मुझे इसको फिक्स करना है, तो आप उस QI में ऐसा प्रोजेक्ट लेकर उसको आप सुधार सकते हो फॉर पेशेंट सेंटर की, पेशेंट की जो पेशेंट के लिए लाइक बेस्ट हो, पेशेंट का केयर बेस्ट हो जाए। सो आप QI में भी काम कर सकते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में एंड आप रिसर्च में भी काम कर सकते हो,
है ना, सो डैट पेशेंट के लिए बेस्ट हो। सो रिसर्च में भी काम कर सकते हो। सो ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, बट ऐसा कुछ गंदा वाला नहीं होता जो आप सोचते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारी पोस्टिंग कहाँ कहाँ लगती है, हमारी पोस्टिंग लाइक वार्ड्स में लगती है, या फिर आईसीयू में, या फिर जो हमारा एचडीयू होता है वहाँ, या फिर ओटी में, या ओपीडी में, या फिर इमरजेंसी रूम में। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे पोस्टिंग लगती है। सो बेसिकली हमारा जो वार्ड्स हो गया, आईसीयू हो गया, एचडीयू हो गया, ओटी हो गया और इमरजेंसी हो गया, यहाँ पे हमारी 24 आवर्स लाइक नर्सेज रहनी चाहिए ना, आप खुद ही सोचो। तो यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है। शिफ्टिंग ड्यूटी होती है मतलब क्या होता है कि मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है और नाइट होती है, ठीक है ना। बट इन ओपीडी में बेसिकली क्या होता है, डे केयर होते हैं ना, पेशेंट मॉर्निंग में आते हैं, रात में थोड़ी ना रहते हैं। सो ओपीडी में बेसिकली कौन सी होती है, स्ट्रेट ड्यूटी होती है। स्ट्रेट ड्यूटी होती है मतलब कि 9 to 5 या फिर 8 to 5 कुछ ऐसा ड्यूटी होता है। स्ट्रेट ड्यूटी होती है, संडे को ऑफ होता है, ऐसा होता है। बट शिफ्टिंग ड्यूटी में आपका संडे को ऑफ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, आपको लाइक टोटल आपको मंथली में 8 ऑफ मिलेंगे, वो कभी भी मिल सकते हैं। एंड आपको नाइट भी करनी होगी, लाइक शिफ्टिंग ड्यूटी में आपको नाइट करना भी होगा, बट ओपीडी में आपको ऐसे नाइट करने का कोई मसला नहीं होता। सो ये हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर अपने पोस्ट बेसिक कर रखा है, जीएनएम के बाद अपने पोस्ट बेसिक कर रखा है, उसके जस्ट बाद आप नॉर्सिक का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एमएससी कर रखा है देन ऑल्सो आप जस्ट एमएससी करने के बाद मतलब बीएससी के बाद आप एमएससी करोगे, या फिर बीएससी के बाद आपने एमएससी कर लिया, या फिर जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बेसिक किया, देन आपने एमएससी कर लिया, उसके बाद जस्ट आप नॉर्सिक दे सकते हो। कुछ भी किसी भी लाइक क्लिनिकल कुछ भी एक्सपीरियंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने जीएनएम कर रखा है ना, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, देन यू आर क्वालिफाई कि आप नॉर्सिट दे सकते हो, ठीक है ना। एंड जो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है जब आप बीएससी ऑनर्स या फिर कुछ भी ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, आरएन नंबर जिसको बोलते हैं। वो आरएन नंबर जो है वो आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल से देगा, लाइक वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो एफिलिएटेड नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। बाकी जो यूआर है ना, जो हमारे जनरल कैटेगरी हो उनके लिए तो 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट लाइक एससी एसटी एंड ओबीसी में थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। बाकी 18 to 30 ईयर्स वाले जो है वो एज इज क्वालिफाइंग, ठीक है। सो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्वालिफिकेशन के, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हो, क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, एंड कैसे कैसे एग्जाम होता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो अगर आपने प्रिपरेशन करने के लिए सोच रखा, अगर आप 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है, या फिर आपका एग्जाम हो गया है, अगर आप प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, तो देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप आपको लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक, वो सब कुछ आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। मैंने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ एंड वहाँ पे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आप CHN सर्च करो, आपको सारा CHN का लेक्चर मिल जाएगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।